हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 29 अक्टूबर 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर गजेंद्र सिंह शेखावत और सतीश चंद्र दुबे ने होगा। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में पहली कोयला गैलरी का उद्घाटन किया। इसकी प्रदर्शनी ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स कोयले के जीवन काल पर आधारित है। इसका उद्देश्य कोयले की खोज, कोयला निष्कर्षण प्रक्रिया, कोयला निकालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों और खनिजों के खनन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में किस देश के नवनियुक्त राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने अब तक के सबसे बड़े मंत्रिमंडल का अनावरण किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर इंडोनेशिया देश होगा। इंडोनेशिया के नवनियुक्त 8वें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने इंडोनेशिया के अब तक के सबसे बड़े मंत्रिमंडल की घोषणा की। इस मंत्रिमंडल में 109 सदस्य हैं, जो एक मजबूत सरकार के लिए उनके संकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्रिमंडल को इंडोनेशिया के झंडे के नाम पर लाल और सफेद मंत्रिमंडल नाम दिया गया है। सुबियांटो के पूर्ववर्ती जोको विडोडो के मंत्रिमंडल में 34 मंत्री और सरकारी एजेंसियों के प्रमुख थे। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने किस देश के बागान समुदाय में शिक्षा के लिए अनुदान दोगुना किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर श्रीलंका देश होगा। भारत ने भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लिए श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में शिक्षा का समर्थन करने के लिए अपने अनुदान को दोगुना करके 172.25 मिलियन रुपये कर दिया है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जेएम थिलाका जयसुंदरा ने औपचारिक रूप देने के लिए राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। संतोष झा ने कहा, इस परियोजना में श्रीलंका सरकार द्वारा चिन्हित 9 बागान स्कूलों के बुनियादी ढांचे के उन्नयन की परिकल्पना की गई है। इनमें मध्य प्रांत के बागान क्षेत्रों में 6 स्कूल और ओवा, सबारागामुवा और दक्षिणी प्रांत में एक स्कूल शामिल है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में कौन सा राज्य दलित उपकोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? दोस्तों, आपका सही आंसर हरियाणा राज्य होगा। हरियाणा अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत करके दलित समुदाय के लिए उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2023 के आदेश के बाद लिया गया है, जिसने सरकारों को विशेष आरक्षण के लिए एससी और एसटी को विभाजित करने का अधिकार दिया था। अब सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे का आधा हिस्सा यानी 10% आरक्षण वंचित अनुसूचित जाति टीएससी के उम्मीदवारों के लिए अलग रखा जाएगा। इसमें कुल 36 जातियां शामिल हैं। इसका उद्देश्य वंचित अनुसूचित जातियों डीएससी के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करना है, जो अन्य अनुसूचित जातियों ओएससी की तुलना में रोजगार क्षेत्रों में अधिक हाशिए पर हैं। राज्य ने एससी समुदाय को 2 समूहों में विभाजित किया है। डीएससी वाल्मीकि और धानक सहित 36 जातियां और ओएससी चमार और जाटव सहित जातियां शामिल हैं। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर मध्य प्रदेश राज्य में होगा। मध्य प्रदेश के दतिया के सरकारी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। हाल ही में कोलकाता में हुए प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के बाद ही में सरकारी अस्पतालों में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा सामने आया। यह प्रदेश का पहला सरकारी अस्पताल है जहां महिला सुरक्षा के लिए ये सुविधा दी गई है। पिंक अलार्म सिस्टम जिला कलेक्टर संदीप मकिन के दिमाग की उपज है। अलार्म दबाने पर सायरन बजेगा और 5 मिनट के भीतर सुरक्षाकर्मी मुसीबत में फंसे व्यक्ति के पास पहुंच जाएंगे। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किसने सिविल सेवा कौशल को बढ़ावा देने के लिए कर्मयोगी सप्ताह की शुरुआत की है? दोस्तों, आपका सही आंसर पीएम नरेंद्र मोदी ने होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया।
मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय लोकाचार पर आधारित भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा की कल्पना करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के माध्यम से ऐसे मानव संसाधन तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनेंगे, जिससे हमें 2047 तक विकसित भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इगिट प्लेटफॉर्म की सराहना की और कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर 40 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने पंजीकरण कराया है। इसमें 1400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं और अधिकारियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1.5 करोड़ से अधिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किसको राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? दोस्तों, आपका सही आंसर विजया किशोर राहटकर को होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष विजया राहटकर को बनाया गया है। राहटकर एनसीडब्ल्यू की 9वीं अध्यक्ष होंगी। विजया किशोर राहटकर इससे पहले 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। सरकारी अधिसूचना के अनुसार अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सक्षमा, एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए सहायता, प्रज्वला स्वयं सहायता समूहों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ना और सुहिता महिलाओं के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा जैसी पहलों का नेतृत्व किया। उन्होंने POCSO, ट्रिपल तलाक विरोधी सेल और मानव तस्करी विरोधी इकाइयों जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कानूनी सुधारों पर भी काम किया। राहटकर को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू करने और महिलाओं के मुद्दों को समर्पित साध नामक एक प्रकाशन शुरू करने का श्रेय भी जाता है। उन्होंने 2007 से 2010 तक छत्रपति संभाजीनगर की मेयर के रूप में भी काम किया। 2014 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वह 2010 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भाजपा की महिला मोर्चा महिला विंग की राष्ट्रीय महासचिव भी रहीं। महिला सशक्तिकरण में उनके योगदान ने उन्हें राष्ट्रीय कानून पुरस्कार और एक राष्ट्रीय साहित्य परिषद से सावित्रीबाई फुले पुरस्कार शामिल है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया? दोस्तों, आपका सही आंसर ओमान देश होगा। भारत और ओमान देश ने गोवा के तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर का आयोजन किया। नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास 1993 में शुरू किया गया था। नसीम अल बहर अभ्यास 13 से 18 अक्टूबर तक चला। नसीम अल बहर अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला बंदरगाह चरण और दूसरा समुद्री चरण। बंदरगाह चरण 13 से 15 अक्टूबर तक चला, जिसके बाद समुद्री चरण 16 से 18 अक्टूबर तक चला। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आपके ऑप्शन है ए. बाला देवी, बी. रिम्पा हल्दर, सी. अंजू तमांग, डी. ज्योति चौहान। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।